हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। बायो लाइफ टेक्नोलॉजी, वी यूज टेक्नोलॉजी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए जहां हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग। दो प्रिंसिपल पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हमें मान लो कोई क्रॉप है, तो एक वीट की क्रॉप है और उसी वीट की क्रॉप है वो अलग अलग वैरायटी है, तो अलग अलग वैरायटी है और उसकी जो अच्छी क्वालिटी है और उसकी दूसरी की जो अच्छी क्वालिटी है वो हमें एक के ही अंदर चाहिए। तो वो कैसे करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग दो प्रिंसिपल पे काम करती है बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स दैट हेल्प टू चेंज द डीएनए और आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इससे हम जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका डीएनए और आरएनए चेंज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। तो इसके अंदर जो होस्ट होता है, होस्ट बिकम्स फिनोटिपिकली मॉडिफाइड। होस्ट कैसा हो जाता है? फिनोटिपिकली मॉडिफाइड। फिनोटाइप क्या होता है? जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हम बाहर से देख पाते हैं, वो क्या होती है? फिनोटाइप। उसके बाद है बायो प्रोसेसिंग। बायो प्रोसेसिंग, स्टेराइल कंडीशंस आर मेंटेन्ड टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स। स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं। स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं क्यों? क्योंकि किसी और चीज की कोई कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो, जो हमें चाहिए, जो डिजायर्ड माइक्रोब्स है सिर्फ वही ग्रो करे उसके अंदर। इट एंश्योर्स नो कंटामिनेशन बाय एनी अदर माइक्रोब्स, thus प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। किसी की कोई कंटामिनेशन नहीं होती है, इसलिए उसको स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग, ये दो प्रिंसिपल पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से स्टेप हमें करने हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ भी करना है तो सैंपल कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सैंपल कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट द सैंपल। उसके बाद उसके डीएनए को अलग करेंगे, डीएनए को बाहर निकालेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स होती है, डीएनए टूट जाएगा, मोलिकुलर सीजर्स बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो डीएनए को कट कर देंगे। डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स होती हैं वो उसके साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगी। कौन सी टेक्निक से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के बेस पे वो अलग हो जाएंगी। उसके बाद ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे वेल्स होते हैं और इन वेल्स के अंदर हम डीएनए लोड करते हैं, एक के अंदर डीएनए लेडर लोड करते हैं, ऐसे फिर वो बैंड आगे आते हैं। ठीक है, तो जितना छोटा होगा उतना आगे होगा, जितना छोटा बैंड होगा उतना आगे जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना पीछे रह जाएगा। तो अब जो ये बैंड आए हैं, अगर इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द जेल। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उनको जेल से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे? डिजायर्ड डीएनए होता है, डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए, वो डिजायर्ड डीएनए होस्ट की सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जो डीएनए हमें चाहिए वो होस्ट की सेल में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए हमें? कोई ना कोई चीज। अब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हमें क्या चाहिए? टैक्सी। तो यहाँ भी क्या होती है? जीन टैक्सी होती है। जीन टैक्सी क्या होती है? वेक्टर, वेक्टर डीएनए। अब ये क्या है? डीएनए की फ्रेगमेंट है। ये किसकी फ्रेगमेंट है? डीएनए की। ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? डीएनए। अब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं उसको जोड़ने के लिए? लाइगेज। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? लाइगेज। तो ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, उसके बाद होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, हमें देखना है कि ये ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है होस्ट सेल में या नहीं हो रहा है? तो तीन केस हो सकते हैं हमारे पास, तीन कंडीशन हो सकती हैं।
एक के अंदर जिसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पर जो डीएनए होगा वो रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा केस नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, सॉरी हाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक ये है। दूसरा होगा जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहा है डीएनए। एक होगा जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म भी होगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन। अब आगे हमें पता करना है कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है नहीं हुआ है, कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, क्रोमोजेनिक एंजाइम्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स। अब जो हमारे पास आया है, अगर वो हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसका चाहिए, तो उसके लिए क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट की सेपरेशन, उसको अलग करना, उसकी प्योरिफिकेशन, उसके लिए क्या होती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे, डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। मान लो ये कोई सेल है, ये एक सेल है, अगर सेल, उस जो सेल है सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सेल वॉल को तोड़ देंगे। अब अगर सेल प्लांट सेल है तो प्लांट सेल होगी तो क्या होगा, प्लांट सेल होगी तो किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज। प्लांट सेल किसकी बनी होगी, सेलुलोज। अब सेलुलोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, सेलुलेज। सेलुलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, सेलुलेज। सेलुलोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। उसके बाद अगर सेल वॉल बैक्टीरिया की है, अगर सेल वॉल बैक्टीरिया की है तो क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये एक हेट्रोपोलीसेकेराइड होता है, हेट्रोपोलीसेकेराइड। NAG और NAM दो यूनिट होती है इसके पास, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, ठीक है। अब अगर प्लांट, ये सेल वॉल, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, प्लांट सेल में सेलुलोज होगा, सेलुलेज से उसको तोड़ देंगे। अगर बैक्टीरियल सेल है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, लाइसोजाइम से उसको तोड़ देंगे। उसके बाद अगर फंगस सेल, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, काइटिन की। काइटिन जो होता है वो होमोपोलीसेकेराइड होता है, काइटिन होमोपोलीसेकेराइड होता है, होमोपोलीसेकेराइड होता है काइटिन, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए चाहिए हमें काइटिनेज, ठीक है। अगर आरएनए होगा तो आरएनएज, अगर प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीएज। इसके अंदर हम कभी भी डीएनएज यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर डीएनएज यूज करेंगे तो डीएनए को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, डीएनए हमें चाहिए। तो नेवर यूज डीएनएज, वी डोंट यूज डीएनएज, इसमें डीएनए कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी है, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम लाइपेज। स्पूलिंग, स्पूलिंग क्या होती है, डीएनए होता है, डीएनए को जब चिल्ड इथेनॉल के अंदर डालते हैं तो जो डीएनए की स्ट्रैंड्स होती है उनके प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग, ठीक। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मिल गया हमें, डीएनए, अब डीएनए को क्या करना है, हमने डीएनए को काट देना है। अब डीएनए को काटने के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को काटने के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेंथ ऑफ डीएनए, क्यों क्यों फ्रेगमेंट बनाने हैं हमें, क्योंकि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। 2.2 मीटर कितनी ज्यादा होगी वो। 1963 में हैमिल्टन स्मिथ एंड उसके जो कलीग्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कहाँ और कैसे, हिंड 2। ये कौन सा था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड 2, टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। और ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे होता है ये क्या कोज करता है, न्यूमोनिया। क्या कोज करता है, न्यूमोनिया। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, हिंड 2। किससे किससे आइसोलेट किया है उसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है।
दो एंजाइम आइडेंटिफाई किए गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए मिथाइलेज। ये देखो, ये क्या है? वायरस। ये क्या है? वायरस, बैक्टीरियोफाज। और ये है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को क्या करता है? वायरस विल ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, वायरस। उसके बाद दो एंजाइम आइडेंटिफाई किए गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए मिथाइलेज। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको और क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलर सीजर्स। मोलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। डीएनए मिथाइलेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, विल नॉट रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस। डीएनए मिथाइलेज एड मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, सच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन नॉट एक्ट। वो काम नहीं करेगा। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑलवेज आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उसको सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से ही आइसोलेट कर सकते हैं हम, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। मोर देन 900, 900 से ज्यादा, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 230 स्ट्रैंड्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रैंड बैक्टीरिया की, उसके अंदर 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम आइसोलेट कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर, अभी मान लो नाम देना है, हमें कैसे देंगे उसको? इको R1, इको R1, 1। ये इसके अंदर ई क्या होता है? जीनस इस्चेरिचिया, CO स्पीसीज कोलाई, R स्ट्रेन, स्ट्रेन कौन सी थी? RY13। उसके बाद 1 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। क्लास कौन कौन सी होती है? क्लास ऑफ एंजाइम। न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा एंड के ऊपर से, एंड पॉइंट से। अभी मान लो ये लिखा हुआ है, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? यहाँ से रिमूव कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। वो कहाँ से करेगा? एंड पॉइंट से रिमूव करेगा। एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस में ब्रेक करता है वो बीच से, जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है उसको कहाँ से ब्रेक करता है? वो बीच से करेगा, एंड से नहीं करेगा एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक तो ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन साइट। स्पेसिफिक होते हैं। अब जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्सोन्यूक्लियस कहां से करेगा? टर्मिनल एंड से कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस कहां से कट करेगा? उसको बीच से कट करेगा। एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम, एटीपी के ऊपर डिपेंड होते हैं। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, 4 बेस पेयर की या 6 बेस पेयर की जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है वो होनी चाहिए उसके अंदर। अब कैसे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है जिसको चाहे हम इधर से पढ़े, जिसको चाहे हम उधर से पढ़े, सेम रहेगी। जैसे MADAM, अब इसको चाहे ऐसे पढ़ लो MADAM, चाहे इसको ऐसे पढ़ लो MADAM, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, वो क्या रहती है? सेम रहती है। ऐसे ये है नितिन NITIN, इधर भी पढ़ेंगे तो NITIN, सेम रहता है, ठीक है। यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अब जैसे ये है GATG, और इधर से अगर हम पढ़ रहे हैं तो CATC, तो क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी? नहीं होगी, ठीक है। GAATTC, GAATTC, तो ये क्या होगी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फ्रेगमेंट प्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ फ्रेगमेंट प्रोडक्शन। अब कौन से ऐसे होते हैं इनके अंदर से जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं? इको R1, ये क्या है हमारे पास? वेक्टर डीएनए। ये क्या है? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए है ये, इसके अंदर सीक्वेंस है GAATTC, घातक। इसको याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, GAATTC, GAATTC, ठीक है।
ये क्या है, फॉरेन डीएनए। द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, दोनों की दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को एंजाइम सेम साइट से कट करेगा। इको R1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस, इको R1 कहां से कट करेगा डीएनए को, बेस के बीच में से, G and A ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए। ठीक है, अब ये क्या, इको R1, अगर इको R1 कट करेगा तो क्या ये अलग हो जाएगा और ये ऐसे सीक्वेंस बनेगी। अगर वो यहाँ से कट कर रहा है तो ये G इसके साथ रह जाएगा और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, तो ये कौन से एंड होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। कौन से एंड होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइंड एट स्टिकी एंड्स, डीएनए फ्रेगमेंट जुड़ जाएंगे फिर स्टिकी एंड से आके और ऐसी कोई सीक्वेंस बन जाएगी। अब कौन से स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, वो तुम्हें याद रखना है। इको R5 हिंड 3 SMA1, इको R1 CLA1 BAMH1 SAL1 PUV1 PST1 हिंड 3। ठीक है, तो इसके अंदर ये कौन से हैं, ये कौन सा एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लंट एंड। ये कौन से एंड प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड। ये कौन से एंड प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड। इको R5 हिंड 3 SMA1, ये कौन से एंड प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंड। कहां से कट रहा है वो, उसको बीच में से, कहां से काट रहा है, बीच में से। और ये कौन से करते हैं, इको R1 CLA1 BAMH, सारे कौन से करते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले तो हम जेल किसकी यूज करते हैं, एग्रोथ जेल। और जो ये एग्रोथ जेल होती है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीवीड से। एग्रोथ जेल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीवीड से। म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रोड्यूसर सी इफेक्ट। अब ये जो एग्रोथ जेल होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते ही क्यों है, क्यों करनी है हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट जो होते हैं, डीएनए के जो बैंड आते हैं वो कहाँ आते हैं, वो देखने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और जो बैंड आते हैं उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसके बेस पे आते हैं, वो साइज के बेस पे। जितना छोटा साइज उतना आगे, जितना बड़ा साइज उतना पीछे रह जाता है। ये ऐसा चैम्बर होता है उसका, यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं उसको, पावर सप्लाई। ये वेल्स बने हुए होते हैं ऐसे, वेल्स होते हैं ऐसे। इन वेल्स के अंदर क्या करते हैं, डीएनए लोड कर देते हैं। और डीएनए लोड कर देते हैं, ये जैसे सबसे बड़ा बैंड है सबसे पीछे है, उसके बाद ये है, ये उसके आगे, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे है। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो कहां से कहां मूव करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की साइड मूव करेगा। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो डीएनए कैथोड से कहां मूव करेगा, एनोड। कैथोड टू एनोड, कहां से कहां मूव करेगा, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फ्रेगमेंट। साइज के ऊपर वो मूव करते हैं, जिसका साइज बड़ा पीछे, जिसका साइज छोटा आगे। स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स। उसके बाद है इल्यूशन। जो बैंड हमारे आ गए हैं जेल के ऊपर, जो बैंड आ गए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं। एक डाई यूज करते हैं ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड डाई। इथिडियम ब्रोमाइड ये जो होती है ये कैंसर कोजिंग होती है, कैंसर भी कोज करती है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो इथिडियम ब्रोमाइड होती है ETBR, तो डीएनए के जो बैंड होते हैं वो कैसे कलर के दिखते हैं हमें, ऑरेंज कलर के। किसकी वजह से, ETBR। डीएनए के बैंड कैसे दिखते हैं हमें, यूवी रेडिएशन में जब देखते हैं तो ऑरेंज कलर के। इल्यूशन क्या होती है, सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल इल्यूशन। जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देंगे जेल से, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बनाना हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो सबसे पहले दो डीएनए हमें चाहिए, दो डीएनए चाहिए, एक फॉरेन डीएनए, डिजायर डीएनए।
फॉरेन डीएनए, दूसरा वेक्टर डीएनए। वेक्टर क्या है इसमें, प्लाज्मिड। दोनों को काट दिया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। जैसे इसने यहां से काट दिया, इसको दोनों को काट दिया, इसको इसने यहां से काट दिया। ये क्या है, फॉरेन डीएनए, ये क्या है, वेक्टर डीएनए। तो ये फ्रेगमेंट आ गई है हमारी फॉरेन डीएनए की, ये है वेक्टर डीएनए। अब ये काट किसने दिया इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा है फॉरेन डीएनए को भी, वेक्टर डीएनए को भी। अब दोनों की जो फ्रेगमेंट आई है उसको जोड़ने के लिए, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, लाइगेज। लाइगेज जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसमें तुम्हें दिख भी रहा होगा ये कैसे कलर का जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोलिक्यूल। जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद होगी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, इकोलाई। इकोलाई कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। सेल डिवाइड करेंगी, ये क्या है, क्लोनिंग होस्ट बन जाएंगे फिर उसके। ठीक है। वेक्टर एक्ट एज ए व्हीकल टू कैरी डिजायर्ड डीएनए। वो जीन टैक्सी का काम करता है, लेके जाता है उसको। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया ये तो हमारा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। एक जो वेक्टर होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक जो अच्छा वेक्टर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले जो वेक्टर होता है वो अपने आप रेप्लिकेट कर सके, अपने आप से वो रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, should be able to carry the genome into the host cell। इतनी एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि जो जीनोम होता है उसको होस्ट सेल तक वो लेके जा सके। लेस देन 10 KB इन साइज, 10 KB से छोटा उसका साइज होना चाहिए। कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए, इजिली हम उसको आइसोलेट कर सके, इजिली प्योरीफाई कर सके। शुड बी एबल टू इंटीग्रेट विद द डीएनए इंसर्ट। जो डीएनए हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ वो इंटीग्रेट कर सके, इजिली इंट्रोड्यूस, आसानी से उसको होस्ट के अंदर हम डाल सके। सुटेबल सेलेक्टेबल मार्कर्स, यूनिक टारगेट साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यूनिक टारगेट साइट होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। ये एक अच्छे वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। उसके बाद है साइज ऑफ वेक्टर। जितना छोटा वेक्टर का साइज होगा, जितना छोटा वेक्टर का साइज होगा, बेटर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। स्मॉलर द वेक्टर, उतनी जितना छोटा होगा उतनी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कोई भी एक तो कोई छोटी सी चीज है, अगर कोई छोटी सी चीज है उसको हमें कहीं से बाहर निकालना है तो उसको बहुत जल्दी से निकाल देते हैं, मतलब निकालना आसान रहता है। एक मान लो कोई बहुत बड़ी सी चीज है, बड़ी चीज है तो उसको बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है, उसको अंदर भी लेके आने में प्रॉब्लम होती है। स्मॉलर द वेक्टर बेटर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। क्लोनिंग साइट, साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट इन वेक्टर डीएनए। Preferably for each restriction enzyme, one site should be present in vector DNA। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट तो वेक्टर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होनी ही चाहिए। वेक्टर डीएनए के एग्जांपल्स, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर होता है। इसके अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। और इसी प्लाज्मिड के अंदर वायरुलेंट जीन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है प्लाज्मिड, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल में हमने पढ़ा, किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये एक एग्जांपल है। उसके बाद PBR322, इसके अंदर ये P क्या है, प्लाज्मिड, B बोलीवर, R रोड्रिगेज, और 322 क्या है, 322 अटेम्प्ट। इतने अटेम्प्ट किए थे उन्होंने इसको बताने के लिए। ये
ये क्या है, PBr 322, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। अब टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट साइट पे क्या क्या आएंगे, BAMH1 और SAL1, ये याद होनी चाहिए कौन सा कहाँ पे होता है। ROP PUV11, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, PUV1 PST1 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे, CLA1 EcoR1 HindIII, इनके साथ साथ उनकी ट्रिक भी लिखी हुई है वहां पे। उसके बाद हमें अगर ROP रेप्लिकेशन प्रोटीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वहां, ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से होंगे, PT टीचर कोल्स अमर एंड पीयू, PT PST1 अमर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, PU PUV1, ऐसे ये सबकी ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट कितनी है, 8। सेलेक्टेबल मार्कर्स कितने हैं उसके अंदर, 2। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट कितनी है PBr 322 के अंदर, 8। सेलेक्टेबल मार्कर्स कितने हैं इसके अंदर, 2, ठीक है। उसके बाद है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, इसके अंदर TDNA होता है, TDNA होता है ट्रांसफर DNA, और वायरुलेंट जीन्स होते हैं। एक बीमारी होती है क्राउन गोल डिजीज, एक बीमारी होती है प्लांट्स में क्राउन गोल डिजीज। ये क्या है, फाउंडेड प्लांट, सिर्फ डाइकोट प्लांट में होती है। डाइकोट प्लांट में, डाइकोट प्लांट होता है उसके अंदर कई बार ऐसा होता है ना कि जो प्लांट होता है उसके अंदर वो किसी चीज से कोई या तो चीर देता है उसको या काट देता है, तो वो जो वाउंडेड पार्ट होता है उसी वाउंडेड पार्ट से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एंटर करता है प्लांट के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस आ गया प्लांट के अंदर। अब वो कहा TI प्लाज्मिड में, TI प्लाज्मिड से tDNA सीक्वेंस गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट जीनोम, और फिर वो प्लांट की सेल में एंटर करती है, और जब प्लांट की सेल के अंदर एंटर करती है तो वो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन प्रोड्यूस करती है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन प्रोड्यूस करेगी तो रैपिड सेल डिवीजन होगा, और जब सेल डिवीजन इतना फास्ट होगा तो बीमारी हो जाएगी क्राउन गोल डिजीज, ठीक है। सिर्फ डाइकोट प्लांट में होती है, कहाँ से होती है, बाउंडेड पार्ट से होती है। क्या एंटर करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एंटर करता है। बीमारी का नाम क्या होता है, क्राउन गोल डिजीज, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA किसने दिया, स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, कब दिया, 1972 में। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, उसको बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया था, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या कोज करता है, टाइफाइड, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें ये ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म करना है कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है इसमें, इज ए प्रोसेस इन विच वी ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट DNA को किसके अंदर ट्रांसफर करना है, होस्ट सेल में। कॉम्पिटेंसी ट्रांसफर, कॉम्पिटेंसी जनरेट करेंगे। कॉम्पिटेंसी क्यों जनरेट करेंगे, क्यों जनरेट करेंगे कॉम्पिटेंसी। अभी मान लो कोई आके मुझे बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं नहीं इतना ध्यान दूंगी। अगर कोई मुझे आके बोलेगा कि तुम सुंदर तो हो पर तुम उससे कम सुंदर हो, फिर मैं सोचती हूँ ना, फिर मैं सोचूंगी ना कि उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, फिर मैं कुछ करने की सोचूंगी। इसलिए कॉम्पिटेंसी जनरेट करते हैं हम। कॉम्पिटेंसी जनरेट करते हैं, ट्रीट्स विद डाइवेलेंट कैटायन, किसके साथ ट्रीट करते हैं उसको, डाइवेलेंट कैटायन सॉल्यूशन, Ca2 पोस्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ पोर्स इंक्रीजेस विद इन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर पोर का नंबर इंक्रीज कर देते हैं, और जब नंबर ऑफ पोर बढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इजी होगा। मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है ऐसे, एक तो ये पूरी की पूरी ऐसे भरी हुई है, मतलब पूरी की पूरी ऐसे है, ये हाथ है हमारा। अब इस हाथ के इस पार से इस पार तक हमें किसी चीज को लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, जब यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं, ये नहीं है कि ऊपर से ले जाएंगे नीचे से ले जाएंगे, यहीं से जाना है। तो यहाँ पे अगर ऐसे पोर होंगे हमारे हाथ के अंदर ऐसे, तो वहां से जा सकती है वो। तो जब नंबर ऑफ पोर बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ जाएगी, इसलिए कॉम्पिटेंसी जनरेट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं उसको, डाइवेलेंट कैटायन सॉल्यूशन।
उसके बाद मेथड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, किसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, हीट शॉक मेथड और इलेक्ट्रोपोरेशन, दो मेथड होते हैं बैक्टीरिया के लिए। अब जो हीट शॉक मेथड होता है ना, हीट शॉक मेथड में बेचारे बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैटायन से उसको ट्रीट करते हैं, एक बार 42 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार आइस पे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर बर्फ में, फिर इतनी गर्मी में, फिर बर्फ में। तो बैक्टीरिया हो जाता परेशान, फिर परेशान होके बैक्टीरिया बेचारा बोलता है भाई मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। एक बार 42 डिग्री सेल्सियस में, फिर आइस में, फिर 42 डिग्री सेल्सियस में, फिर आइस में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन में डाइवेलेंट आयन सॉल्यूशन होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, करंट के झटके मारते हैं उसको, बात यही है उसमें। क्या करते हैं उसको, हाई वोल्टेज करंट लगाते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। प्लांट सेल में होता है बायोलिस्टिक मेथड, प्लांट सेल में बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड भी उसको बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसी गन होती है, जो दिख रही है तुम्हें, ऐसी एक गन टाइप की होती है, उसके अंदर से आती है गोलियां, बुलेट, और वो किसकी होती है, गोल्ड एंड टंगस्टन, किसकी होती है, गोल्ड एंड टंगस्टन। अब जो गोल्ड एंड टंगस्टन होता है ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। अगर पूछे कि गोल्ड एंड टंगस्टन की क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जो गोल्ड होता है, जो टंगस्टन होते हैं, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं उसको, बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है। और वो क्या करते हैं उसमें, ऐसे गोली मारते हैं बस, और गोली भी किसकी मार रहे हैं, सोने की। क्यों, क्योंकि वो कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। उसके बाद है एनिमल सेल। एनिमल सेल में कुछ नहीं है, एनिमल सेल में सीधा माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन से डिजायर्ड डीएनए को डाल देते हैं उसके अंदर, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। ये क्या है, इंजेक्शन, इंजेक्शन से ये क्या है, होस्ट सेल, इसके अंदर डाल दिया उन्होंने सीधा, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, ये क्या है, पीबीआर 322, ये हमने पढ़ लिया। तो इसके अंदर ये है हमारा डिजायर्ड डीएनए SMA1, ठीक है। नो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर डीएनए, कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम इसको डालेंगे डिजायर्ड डीएनए को। तो ये जो पीबीआर 322 है हमारा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर वो किस में जाएगा, बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट पे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जो साइट है और जो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट साइट है, उसके ऊपर क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उसके बाद है बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स। बायोरिएक्टर्स, इनकी कैपेसिटी होती है 100 से 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर की कैपेसिटी होती है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। किसके लिए यूज करते हैं हम बायोरिएक्टर्स को, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। दो टाइप के होते हैं, स्पार्स और सिंपल स्टेर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इसके अंदर एक डायग्राम भी तुम्हें पता होना चाहिए किसका है, डायग्राम भी पूछ लेता है। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर ऐसे ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यहां से ये ऐसे क्या होता है, गैस इंट्रेनमेंट। गैस इंट्रेनमेंट इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ना, वो बबल्स में टूट जाती है, ऑक्सीजन बबल्स में टूट जाती है। इसमें मोटर होती है, फोम ब्रेकर होते हैं, ये जो ऐसे लगे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, फोम ब्रेकर होते हैं। उसके बाद ऐसे होते हैं फ्लैट ब्लेडेड, ब्लेड होती है ना, जैसे ऐसे दिखती है, इम्पेलर। ये कल्चर ब्रोथ होता है, कल्चर ब्रोथ होता है, कल्चर ब्रोथ होता है। स्टीम होती है स्टेरलाइजेशन के लिए, एसिड बेस पीएच कंट्रोल होता है।
क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन हमें एक बायोरिएक्टर के अंदर मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर हम बायोरिएक्टर यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो उस बायोरिएक्टर के अंदर हमें क्या क्या कंडीशंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। स्टेराइल कंडीशन, सबसे पहले स्टेराइल क्यों, क्योंकि उसके अंदर किसी चीज की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेशन फ्री। इनलेट पोर्ट, वी एड सैंपल इनटू द बायोरिएक्टर, इनलेट पोर्ट जो होता है उससे सैंपल ऐड करते हैं, आउटलेट पोर्ट जो होता है उससे प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ ऑफ होस्ट सेल, अगर हमें एक बैक्टीरिया को भी ग्रो कराना है ना, अगर हमें ग्रो कराना है तो बैक्टीरिया को पूरी की पूरी सारी ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। अगर हमें ग्रो नहीं कराना है तो कहीं भी हो जाता है भाई, तो कहीं भी हो जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ होस्ट सेल, एरिएटर्स ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे उसमें, एंटी फोम एजेंट्स टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ फोम, फोम ना बने, कूलेंट्स होते हैं जो टेम्परेचर को डाउन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स, सिंपल एंड स्पार्स, पढ़ लिए हमने। एजिटेटर, एजिटेटर मतलब अलाउ करेगा एयर को और न्यूट्रिएंट्स को ताकि वो हर एक सेल तक पहुंच जाए, हवा जो होती है, हवा और न्यूट्रिशन, ताकि वो हर एक सेल तक पहुंच जाए। टू अलाउ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू रीच एवरी सेल, इसके अंदर होता है स्पार्जर, ये जो हवा होती है हवा को तोड़ देता है स्मॉल बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, ताकि आराम से ऑक्सीजन वहां तक पहुंच जाए, और उसका सरफेस एरिया जो होता है, इसमें जो सरफेस एरिया होता है ये भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ बैचेज, टाइप ऑफ बैचेज, क्लोज्ड बैच, क्लोज्ड बैच में क्या करते हैं, एक बार प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, एक बार उसके अंदर हम डालते हैं न्यूट्रिशन, एक बार डालते हैं, एक ही बार बाहर निकालते हैं क्लोज्ड बैच में। ओपन बैच में या कंटिन्यूअस बैच भी बोलते हैं उसको, उसमें कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन ऐड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली सैंपल ऐड करते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन इज एडिड, कंटिन्यूअसली सैंपल इज एडिड, प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड, मेंटेन्ड इन एक्सपोनेंशियल या बैक फेज, लैग फेज, लॉग फेज। उसके बाद है फेड बैच, फेड बैच में न्यूट्रिशन एंड सैंपल आर एडिड एट वंस, डालते एक बार निकालते बार बार रहते हैं उसमें से, न्यूट्रिशन एंड सैंपल आर एडिड एट वंस, एक बार डालेंगे, प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड ऑन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसको हम बार बार बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जो बन गया है उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बायोरिएक्टर्स, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये टेक्निक यूज करते हैं। इसमें अगर हमें मिक्सचर से अलग करना है सब्सटेंस को तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इतनी तेज स्पिन करता है उसको कि जो मतलब सुपरनेटेंट होता है वो ऊपर आ जाता है, जो पैलेट होता है वो नीचे रह जाता है। तो हमें उसमें से कौन सी चीज चाहिए होती है, पैलेट, डीएनए के लिए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट्स में सेल डिसरप्ट हो जाएगी, सेल डिसरप्शन होगा केमिकली, फिजिकली, एंजाइमेटिकली, मैकेनिकली, कैसे भी कराए। उसके बाद जो सॉलिड लिक्विड है वो सेपरेट होंगे, अलग होंगे, कैसे होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से होंगे या फिर फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, सेडिमेंटेशन, किसी भी प्रोसेस से हम करा सकते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्या करेंगे, प्योरीफाई, क्रोमेटोग्राफी से, फॉर्मुलेशन, फ्रीज डाइंग, स्प्रे ड्राइंग। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो प्रोडक्ट बना है, एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। उसके बाद है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया। क्या करती है ये, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, एम्प्लीफाई करती है डीएनए की सीक्वेंस को, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर करती है, इन विट्रो। पीसीआर की प्रोसेस होती है, उसमें कौन से 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन जो होता है वो होता है 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पे,
इसके अंदर क्या होगा, डीएनए है, ऐसे होता है हमारा, पहले ऐसे होता है। अब जो ये डीएनए होता है, डीएनए क्या हो जाएगा, इसके अंदर डीनेचर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, एक स्ट्रैंड इधर चली गई, एक स्ट्रैंड इधर चली गई, ठीक है। उसके बाद है एनिलिंग, एनिलिंग होगा 52-56 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अंदर आएंगे प्राइमर। अब जो ये स्ट्रैंड अलग अलग हुई है, यहाँ आके क्या ऐड हो जाएंगे, प्राइमर, क्या ऐड हो गए, प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। प्राइमर क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, ठीक है। प्राइमर ऐड हो गए। अब होगा एक्सटेंशन। अब जो ये प्राइमर ऐड हुए हैं, डीएनए पॉलीमरेज आया, इसमें भी क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंशन होता कितने टेम्परेचर में है, 72 डिग्री सेल्सियस पे। अब अलग अलग हमारे पास ऐसे ही दोबारा से क्या बन जाएंगे, डीएनए की फ्रेगमेंट बन जाएंगी। एक थी, एक से क्या बनेंगी, दो, दो से कितनी बनेंगी, चार, चार से 8, ऐसे करके बहुत सारी डीएनए की फ्रेगमेंट हमारे पास मिल जाती है, बन जाती है। अब पीसीआर को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें पीसीआर को करने के लिए चाहिए, डीएनटीपीज, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, प्राइमर चाहिए, एनिलर्स, प्राइमर क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक, थर्मोस्टेबल होता है। जो पीसीआर की मशीन होती है उसको बोलते हैं थर्मोसाइक्लर, थर्मोसाइक्लर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। इसको कहां से आइसोलेट किया, थर्मस एक्वेटिकस। टैग पॉलीमरेज जो होता है, इसको कहां से आइसोलेट किया, थर्मस एक्वेटिकस। Mg2 पॉजिटिव आयंस, ये कोफैक्टर होते हैं टैग पॉलीमरेज के लिए, ठीक है एक स्ट्रैंड। उसके बाद क्या, वो डीनेचर होगी तो अलग अलग हो जाएगी, प्राइमर ऐड हो जाएंगे आगे, उसके बाद अलग अलग दो स्ट्रैंड बन जाएंगे हमारे पास। एक जो होती है, एक बार जब पीसीआर लगाते हैं तो उसके अंदर 30 साइकिल्स होती हैं, एक पीसीआर के अंदर 30 साइकिल्स होती है। अगर हमें डीएनए की कॉपीज निकालनी है, नंबर ऑफ डीएनए कॉपी कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n। इसमें ये जो n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, कितनी बार पीसीआर, पीसीआर साइकिल कितनी हुई है, वो क्या है, n। तो अगर मान लो 4 है, 4 के अंदर कितनी हो जाएंगी, 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज निकालनी है 2 की पावर n, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर को कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फोरेंसिक में, फोरेंसिक में, डायग्नोसिस में, इवोल्यूशनरी स्टडीज में, म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये सब जहां पे हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं। पेरेंटल एनालिसिस के लिए, इट कैन डिटेक्ट द जीन सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्टेड एजेंट। अभी अगर मान लो पीसीआर को कैसे यूज कर सकते हैं, जो एक तो डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, म्यूटेशंस जो होती हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं उससे। म्यूटेशन क्या होती है, सडन चेंज होता है, किसने दी, ह्यूगो डी वेरिज ने, ठीक है। तो म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर से। पीसीआर से हम पेरेंटल एनालिसिस के लिए पीसीआर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अगर सीक्वेंस आ रही है उसकी तो हम पता लगा सकते हैं। फोरेंसिक में पीसीआर का यूज कर सकते हैं। इट कैन डिटेक्ट जेनेटिक डिजीज इन फीटस, अगर फीटस के अंदर कोई जेनेटिक डिजीज है तो उसको भी हम पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम पीसीआर को यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसिंग। थैंक यू।